बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, तुर्की के अंदर होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और इन इलेक्शंस को इस डेकेड के सबसे बड़े इलेक्शंस भी माना जा रहा था। इसका इम्पैक्ट जो है ये यूरोप के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, साउथ एशिया के ऊपर, इन सारे इलाकों पे पड़ेगा, क्योंकि आलमी तनाजुर में, आलमी सिनारियों में तुर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरा है तैयब एर्दोगान की लीडरशिप में। तो इन इलेक्शंस को सारी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर कौन जीत के आ रहा है। तैयब एर्दोगान के साथ रशिया बड़ा कंफर्टेबल है, चाइना भी बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और अमेरिका जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। इसकी वजह यह है कि तैयब एर्दोगान की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक तो वो प्रो वेस्ट नहीं है, वो प्रो तुर्की पॉलिसी आप कह सकते हैं उसको। वो रशिया के साथ भी बाज़ मकामात पे आपको साथ नज़र आते हैं, वो आपको चाइना के साथ भी नज़र आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो नेटो के मेंबर हैं तो नेटो के साथ भी आपको नज़र आते हैं। तो तैयब एर्दोगान जो है ना वो अमेरिका को कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता। बीच में अमेरिकन ने उनका तख्ता भी उलटने की कोशिश की थी 1-2 साल पहले, लेकिन वो नाकाम बगावत थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को जो है वो धपड़धूस भी कर दिया गया था पकड़ के। अच्छा, इस बार जो इलेक्शंस हो रहे थे इसमें तैयब एर्दोगान के लिए वेस्टर्न मीडिया शुरू से ही कह रहा था कि ये हार जाएंगे और ये उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शंस हैं और उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है ग्राउंड पे, वो हार जाएंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन तैयब एर्दोगान जो है वो जाहिर सी बात है बहुत पुराने लीडर हैं और बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। इस वक्त जो रिजल्ट्स आए ना, आखिर में जो रिजल्ट आ रहे हैं 99 पॉइंट समथिंग % काउंट हो चुके हैं, जो वोट है वो काउंट हो चुके हैं और अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई क्लियर यहाँ पर कोई विनर नहीं उभरा इन पोल्स के नतीजे में, क्योंकि 49.4% वोट हासिल कर लिए तैयब एर्दोगान ने। थोड़ा सा वो शॉर्ट हो गए, क्योंकि 50% चाहिए होते हैं, आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, तो 50% से वो थोड़ा सा पीछे रहे। 49.4% उन्होंने अभी तक वोट हासिल कर लिए। इसके अंदर थोड़ा सा काउंटिंग अभी रहती है, लेकिन तकरीबन रिजल्ट यही रहेंगे जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। उनके जो अपोनेंट थे कमाल कलीच दरागलू, इनको वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्युलर कंसिडर किए जाते हैं और माना ये जा रहा था कि ये जब जीत के आएंगे तो जीत के आने के बाद ये वेस्ट के साथ अपने टाइज रीसेट करेंगे, अमेरिका और वेस्ट के साथ। कमाल अतातुर्क की भी जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा प्रो वेस्ट रही, तो माना ये जा रहा था कि ये जब जीत के आएंगे तो ये रीसेट करेंगे। आपको एक बात बता दूँ, एर्दोगान जो है ना थोड़ा सा रिलीजियस किस्म की इसकी पार्टी है और इनको जो नेशनलिस्ट वहाँ के वोटर्स हैं तुर्की के, और जो मुस्लिम नेशनलिस्ट भी आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, ये हाया सोफिया गए थे मस्जिद वहाँ पर। असल में इनका वहाँ जाना सिंबॉलिक था, क्योंकि इनके जो अपोजिट कैंप वाले हैं वो दूसरी एक्सट्रीम पे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि LGBT जो है ना, ये जो लेस्बियन और गे होते हैं, इनको भी हो सकता है कि लीगलाइज कर दिया जाए अगर कोई एर्दोगान से हट के कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि वो रीसेट करने के चक्कर में बहुत कुछ करेंगे वहाँ पे, ऐसा माना जा रहा है, फियर जताया जा रहा है। जबकि एर्दोगान के होते हुए तो इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। एर्दोगान जो है वो तो एज आई सेड मुस्लिम नेशनलिस्ट है, उसका तो वोट बैंक ही अलग है। लिहाजा अभी तक जो है ना ये जो पहला राउंड हुआ है इसमें सिचुएशन क्लियर नहीं होती। नॉर्मली होता ये है कि अगर पहले ही राउंड में किसी ने 50% से ज़्यादा वोट ले लिए तो वही फिर विनर कंसीडर होता है, लेकिन यहाँ पर एर्दोगान थोड़ा सा कम पड़ गया है अपने टारगेट हासिल करने से। CGTN चाइना का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि तुर्की इलेक्शन एर्दोगान लीड्स पोल्स बट फेसेस रन ऑफ। अब रन ऑफ क्या है? अब ये नेक्स्ट फेज होगा। असल में तुर्की में ये होता है कि जब पहले फेज में इलेक्शन में कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकता तो फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरे इलेक्शंस होते हैं। तो अब वहाँ पर दूसरे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, दोबारा से कैंडिडेट वहाँ पर किस्मत आजमाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आपको बता दूं कि जब ये पहला राउंड हुआ था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 50-50 चांसेस हैं, एर्दोगान साहब के 50-50 चांसेस हैं। मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी जो पेज है उसके ऊपर भी अपडेट शेयर की थी कि इमरान खान इज कमिंग 100%, एर्दोगान 50-50, यानी उसके आधे आधे चांसेस हैं। एर्दोगान के 50-50 चांसेस हैं, वो जीत भी सकता है हार भी सकता है, क्योंकि कंपटीशन इस वक्त इतना शदीद था। सारी की सारी पार्टियां, यूँ समझे जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने एक तरह से अलायंस बना लिया है एर्दोगान के खिलाफ। तो ये एक बड़ा
मेरे ख्याल से इवेंट हुआ वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो रिज़ल्ट आया है वो मेरे ख्याल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और वेस्ट के लिए डिसअपॉइंटिंग किस्म का आया है। उनको जो उम्मीद थी कि बड़ा मार्जिन होगा और जो कमाल खलीज उर्दुगुलू साहब हैं वो कोई लीड हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जो लीड रही वो पहले राउंड में एर्दोगान की ही रही है। तो सेकंड राउंड में इसका यकीनी तौर पर एर्दोगान को फ़ायदा होगा और सेकंड राउंड पहले वाले से ज़्यादा आसान होगा एर्दोगान के लिए और प्रोबेबली उनके जीत के चांसेस इस वक्त पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा चांसेस, पहले अगर 50-50 दे तो इस वक्त आप 70-30 या 60-40 कह सकते हैं उनके जीत के चांसेस। और अगर एर्दोगान जीत जाता है तो ये यकीनी तौर पर सेटबैक होगा वेस्ट के लिए। अच्छा, रशिया और चाइना इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर वहाँ पर एर्दोगान जीत के आता है तो उनके लिए अच्छा होगा। CGTN ने भी आज यही खबर लगाई थी कि एर्दोगान इज एन एलाई ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड हिज स्ट्रॉन्ग शोइंग इन द इलेक्शन इज लाइकली टू encourage the Kremlin but concern the Biden administration as well as many European and Middle Eastern leaders who had troubled relations with the Erdogan। एर्दोगान ने रिसेंटली अगर आप देखें तो अपने टाइज रीसेट किए हैं, टर्की के टाइज रीसेट किए हैं ईरान के साथ, टर्की के टाइज रीसेट किए हैं सीरिया के साथ। सीरिया के साथ तो इंतहाई ख़राब रिलेशंस थे इनके, क्योंकि उनका कुर्दों के साथ वो मसला चल रहा था। वो जो सेपरेटिस्ट कुर्द हैं जो कि तुर्की के बड़े हिस्से पे क्लेम रखते हैं, उनकी वजह से सीरिया और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब थे, उनमें भी रीसेट हुआ है। और रीसेट करवाने में असल में चाइना और रशिया का बड़ा हाथ रहा। और फिर आपने देखा कि UAE के साथ भी अच्छे रिलेशंस उनके हुए हालिया दिनों में। सऊदी के साथ भी, सऊदी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने का वहाँ पर ऐलान किया हुआ है तुर्की के अंदर। और मिस्र के साथ भी तुर्की के रिलेशंस बड़े इंप्रूव हुए हैं हालिया दिनों में। लिहाजा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है ना, दे वोंट माइंड कि एर्दोगान जीत के दोबारा आ जाए। लेकिन वेस्ट वालों को यकीनी तौर पर इससे तकलीफ होगी। वो चाहेंगे कि वहाँ कोई प्रो वेस्ट सेटअप आ जाए जिनको यूज़ करते हुए वो वहाँ यूरोप के अंदर भी रीसेट करें और मिडल ईस्ट के अंदर भी रीसेट करें। ये उनको बड़ा सूट करेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया के नक्शे पे। अगर आप जो जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रही होती है ना, इनके अंदर तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि एर्दोगान ने अपोजिशन जमातें जो है ना, जो इसके खिलाफ एर्दोगान के खिलाफ लड़ रही हैं इलेक्शन, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये बाइडेन के लिए काम करते हैं। CGTN को ही मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। इन्होंने कहा था कि एर्दोगान अक्यूजेज अपोजिशन ऑफ वर्किंग विद बाइडेन। और उधर से इनके जो मुखालिफ हैं कमाल खलीज साहब, उन्होंने रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि रशियंस जो हैं वो हमारे इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इल्ज़ाम को क्रेमलिन ने रिजेक्ट कर दिया था हालांकि, लेकिन इन्होंने बहरहाल इल्ज़ाम लगाया था। तो एर्दोगान कह रहा था बाइडेन को कि ये जो है हमारी अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। एर्दोगान के जो अपोनेंट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे थे रशिया के ऊपर कि वो एर्दोगान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को देखते हुए मेरे ख्याल से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन किसके साथ है। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल से रशियंस बड़े खुश होंगे, चाइनीज़ भी बड़े खुश होंगे। लेकिन अमेरिकन और यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे कि जो वो चाह रहे थे उनको अभी तक वो नहीं मिला इलेक्शंस के अंदर। और जो सेकंड राउंड होगा, अब सारी दुनिया की नज़रें उस पर होंगी कि उसमें क्या होता है।